नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद के हर कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनके रचना धर्मिता के बारे में। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो रंगमंच की दुनिया के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, नट सम्राट। नट सम्राट एक बहुत ही शानदार नाटक है और उसके अभिनेता आलोक चटर्जी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आलोक जी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके हैं, निदेशक। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अवार्डेड हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं। लगभग 35 साल हो गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होते हुए, और अभिनय के साथ साथ निर्देशन और एक प्रशिक्षक के रूप में आप जाने जाते हैं। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अभी हम बनारस में हैं। बनारस में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ब्रांच है, उसमें आप प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए हैं, और ये संयोग से है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई जी। तो दादा, कुछ विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं कि आलोक चटर्जी से नट सम्राट बनने की जो प्रक्रिया है, तो उसको अगर हम संक्षेप में जानना चाहें कि कैसे, किस तरीके से यहाँ तक की जो यात्रा रही है आपकी। जैसे साधारणतया बच्चों की होती है। जी। मैं 5 साल का था तब पहली बार टैगोर की कविता का पाठ करने के लिए माँ ने स्टेज पे खड़ा किया था। जी। क्योंकि मेरी माँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे से संगीत सीखी थी देहरादून में। अच्छा। और जो हमारे पिताजी थे वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक करते थे ग्वालियर में। तो घर में एक माहौल था। जी। आप ये कह सकते हैं कि कुछ जेनेटिक्स है। लेकिन जो होता है कि स्कूल में लोग रुक जाते हैं करके, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। मैं स्कूल में लगातार काम करता रहा और वहाँ जो टीचर्स थे वो काम करवाते थे। उसका जब कॉलेज आया तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मुझे युवा उत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तब मेरी मुलाकात एक मित्र ने कराई, आदरणीय हरिशंकर परसाई जी से और ज्ञान रंजन जी से। जी। जी। उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि अगर तुमको सीरियसली नाटक को लेना है तो कॉलेज में नाटक करके कुछ नहीं होगा, तुमको कोई नाट्य संस्था ज्वाइन करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा। तो जबलपुर में उस समय कई संस्थाएं थी, तो मैं विवेचना संस्था में चला गया, परसाई जी द्वारा जो। जी। जी। तो ये बात है 1977 की। वो संस्था बनी थी 74 में। अच्छा। उसके तीसरे साल में मैं चला गया था। तो वहाँ पर हमारे जो नाट्य निर्देशक थे स्वर्गीय अलखनंदन जी थे। अलखनंदन जी ने मुझे पहचाना कि ये लड़का करेगा काम आगे। तो पहले तो 2-3 नाटकों में छोटे छोटे कुछ रोल किए, फिर अखाड़े के बाहर से एक नाटक था, उसमें मुख्य भूमिका मिली। वो नाटक पहली बार भोपाल आया और विदिशा आया, सागर गया, जबलपुर से बाहर उसके शोज। तो नाटक बड़ा पॉपुलर हो गया। और इस बीच में जो है मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने को आया, तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा। नौकरी मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा कहीं। तो 3 ऑफर थे मेरे पास। एक तो डेज केमिकल में था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, एक रेलवे में था कमर्शियल इंस्पेक्टर का, और तीसरा ऑफर जो है उषा सिंगर मेरिट कंपनी से था। और चौथा एक कागज आया कि भोपाल में भारत भवन रंगमंडल खुल रहा है, युवा अभिनेता लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू। तो मैंने कहा मैं इधर जाऊंगा। तब नौकरी का ऑफर को आपने ठुकरा दिया और 3 सरकारी, हाँ, तो वो छोड़ दिया मैंने। ये बड़ी बात। तो इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन चुना था, लेकिन इसीलिए चुना था कि मैं नाटक कर सकूं। वैसे मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया था। अच्छा। तो मैं 1 हफ्ते गया मेडिकल कॉलेज और मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा नाटक वगैरह, यहाँ तो डॉक्टर साहब बन जाएंगे हम। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, जो करना करो। तो मैंने बीएससी किया। फिर जी ग्रेजुएशन खत्म हो रहा था 1980 में, और फिर 6 महीने बीते और फिर ये रंगमंडल का आया, तो मैं इंटरव्यू देने चला गया। वहाँ मुझे अपने जीवन के नाट्य गुरु, सबसे बड़े दार्शनिक फिलोसफर, और जिन्होंने मेरे को मेंटोर कह सकते हैं, जिन्होंने मुझे बनाया, गढ़ा, कारंत साहब से मेरी मुलाकात। कारंत, हाँ। वो उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर थे और वो छोड़ के रंगमंडल के डायरेक्टर बनने आ रहे थे। अच्छा।
तो हमारे मन में एक बड़ा अजीब सा रहा कि लोग दिल्ली जाते हैं, ये आदमी दिल्ली हाँ, छोड़ के आ रहा है। छोड़ करके यहाँ। और उस समय तक वो पद्मश्री थे, संगीत नाटक अकेडमी के अवार्डी भी थे। तो कारण जी ने फिर हम लोग को काम सिखाया। फिर रंगमंडल के प्रारंभिक वर्षों में उनका जो पहला नाटक हुआ कालिदास समारोह उज्जैन में, चतुर्भाणी, उसमें उन्होंने मुझे मुख्य भूमिका दे दी। तो महाकाल की नगरी से मेरा प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुआ। और उसके बाद फिर विशाख किया जयशंकर प्रसाद का, फिर तेंदुलकर जी का घासीराम कोतवाल किया, फिर उसके बाद हैवदन किया, आधे अधूरे किया, अशोक उसमें, हैवदन में देवदत्त करता था मैं। और ये नाटक करते रहे हम। महानिर्वाण किया सतीश आलेकर जी का। ये नाटक करते 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 2-2.5 साल हो गए। पूरे देश भर में फेस्टिवल हुए, सब जगह, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सब जगह हम लोग हो आए। मध्य प्रदेश के भी सारे जिलों का टूर किया हम लोगों ने। कारण जी ने एक बस कर दी और कहा कि 30 दिन में 30 शो करके आना है, 31वें दिन वापस भोपाल। अरे तो हर दिन शो करना, हर दिन रिहर्सल करना और रात भर टूर करना। और कारण जी ने कहा कुली वुली कोई नहीं है, सब अपना सामान अपने कॉस्ट्यूम सब हम लोग रस्सी से बांध बांध के छत पे चढ़ाते थे बस की। और खुले में कैसे साउंड करते हैं, कैसे लाइट करते हैं, बांधते कैसे हैं, ये सब ट्रेनिंग उस आदमी ने हम लोग को 1 महीने में करवा दी। जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चीज है, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या उसके रंगमंडल में जाके भी मुझे नहीं मिल सकती थी उस समय। तो वहाँ लाइट वाला लाइट करेगा, साउंड वाला साउंड करेगा, यहाँ सबको सब कुछ करना है। आप ही को म्यूजिक पे भी बैठ के गाना भी गाना है, आपको अपना मेकअप भी खुद करना है, कोई है नहीं साथ में। थिएटर का जो एक होलसेल रियल कल्चर जो होता है, वो बार बार बोलते थे कि नाट्य शास्त्र में संपूर्ण अभिनेता की मांग की गई है जी। तो संपूर्ण अभिनेता मतलब सिर्फ डायलॉग बोलने वाला नहीं, तो सब करना पड़ेगा। तो अंधायोग भी बंसी जी ने किया हम लोग के साथ, उसमें अश्वत्थामा किया मैंने, वो भी बहुत पॉपुलर हो गया। फिर मेरे दिमाग में सवाल आया 2.5 साल होते होते कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन व्यवहार है ये, सिद्धांत के रूप में मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही। और लगातार टूर, लगातार शोज, एक साथ 3-3, 4-4 नाटक कॉकेशियन चौक सर्कल कर रहे हैं, फ्रिट्ज वेनिवेट के साथ, श्यामानंद जालान के साथ एनिमी ऑफ द पीपल कर रहे हैं, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता के साथ फुटबॉल कर रहे हैं। अब इतने बीच में पढ़ने लिखने का समय बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो मैंने कारण जी से कहा कि मैं एनएसजी जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। तो हंसे, बोले कि एनएसजी जाके क्या करोगे, 3 साल में 5 नाटक होंगे, यहाँ तुम 1 साल में 5 नाटक कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो बोले सच में तुम पढ़ने लिखने के लिए? मैंने कहा। तो बोले ठीक है, फिर तो तुम वहां से बॉम्बे निकल जाओगे। मैंने कहा नहीं, बॉम्बे नहीं जाऊंगा, दिल्ली भी नहीं रुकूंगा, मैं भोपाल ही आऊंगा। तो उसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा था। जी जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैंने ज्वाइन किया 1984, तो ये 81 से 84 तक मैं रंगमंडल में था, 84 से 87 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था। वहाँ मेरे बैचमेट्स बड़े अच्छे थे, जैसे इरफान खान थे, नीता वशिष्ठ थी, अशोक लोखंडे, अमित रंजन बैनर्जी, ये सब हम लोग बैचमेट थे, इदलीस। तो हम लोग का एक बहुत अच्छा ग्रुप था नाटक करने वालों का। विपिन थे जो अभी बीएनए के डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी भारती शर्मा, वो भी हमारी बैचमेट है। तो हम लोग का बैच बड़ा अच्छा और रिच माना गया कि ये बैच बिल्कुल काम किए हुए लोग हैं इसमें, और सब अच्छा थिएटर और सिनेमा तक का जो सफर रहा बैच का। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहले ही नाटक हम लोग का मोहन जी ने किया, ईडीपस। मोहन महर्षि जी डायरेक्टर बन के आए थे उस समय स्कूल के, तो उन्हीं ने हमारा बैच सेलेक्ट किया था। तो पहला प्रोडक्शन उन्होंने किया ईडीपस, और सौभाग्य से मुझे उसमें ईडीपस की भूमिका मिली। अच्छा, 1 मिनट यहाँ मैं टोकूंगा दादा। एक वाकया मैं सुन रहा था आते आते कि जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब आपका सिलेक्शन होने वाला था, आपने एग्जाम दिया था वहाँ पे, तो उस बोर्ड में बाबा कानंत भी जाने वाले थे और वो नहीं जा पाए। वो वाकया हमारे दर्शकों, बाबा कानंत तो उसमें सिलेक्शन कमेटी में थे जी। लेकिन जिस दिन मैं चल रहा था भोपाल से, तो मैं आशीर्वाद लेने गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं वो आ गया। मुझे नहीं मानता कि वो बोर्ड में है। आपको पता भी नहीं था? नहीं पता था। जब मैं वहां गया तो मुझसे बजाज साहब और मोहन जी पूछ रहे हैं कि कारण जी की तबीयत अब कैसी है। मैंने कहा ठीक है। बोले नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, तबीयत तो ठीक है। तो उन्हें एक टेलीग्राम दिखाया जिसमें लिखा था कि आई एम नॉट वेल, सो आई कैन नॉट अटेंड दिस मीटिंग। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर इंटरव्यू दिया, चला आया मैं। जब लौट के आया मैं तो लिस्ट आ गई थी सिलेक्शन की। तो कारण जी ने मुझे बधाई दिया। तो मैंने कहा कि आप तो इंटरव्यू बोर्ड में थे, आप क्यों नहीं आए? और आपने वहां टेलीग्राम कर दिया कि मैं ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। बोले उसका एक कारण था,
अगर तुम्हारा सिलेक्शन जैसे हुआ है और मैं बोर्ड में होता तो लोग कहते कि कांत ने अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करवा दिया, और अगर दुर्भाग्य से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो तुम ही कहते कि मुझे रोकने के लिए कांत जी ने मुझे रंगमंडल में मैं रहूं इस वजह से जो है नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं नहीं गया। तो वो एक बड़े अद्भुत बड़ी आदमी थे, वो रंग चिंतक, रंग मनीषी थे, सिर्फ कोई संगीतकार और नाटककार या निर्देशक ही मात्र नहीं थे, वो रंगमंच को संपूर्णता में सोचते थे। और उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी बात सोची थी, मैं आपको बताऊं। उनका मानना था कि हिंदी तो हम करते हैं ठीक है, लेकिन उनका अनुभव यह था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में असम और मणिपुर और नागालैंड से आने वाला विद्यार्थी 3 साल हिंदी से ही जूझता रहता है, और इस कारण वो अपनी भाषा में अच्छा अभिनेता होता है पर एनएसडी में वो डायरेक्शन ले लेता है, डिजाइन ले लेता है, जबकि वो मूल रूप में अभिनेता है। लेकिन भाषा की वजह से वो जो है, तो मध्य प्रदेश में भी 4 डायलेक्ट हैं, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी। तो कांत जी का सपना था कि इन चारों बोलियों की अपनी रेपर्टरी होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात, बोलियों का रंगमंडल होना चाहिए। बोलियों का संगीत तो है, नृत्य तो है, उसका साहित्य भी है उसका, तो फिर उसका रंगमंच क्यों नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सपना था उनका, जो अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया, पता नहीं अब कब पूरा होगा। लेकिन ये अपने आप में ये विषय अभी भी मौजूद है, ये विषय अभी भी मौजूद है। बोलियों का भी अपना जो है, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी का अलग हो, भोजपुरी का अलग हो, मैथिली का भी अलग अलग भाषा, सब अलग अलग हो, तो उसमें आदमी अपनी भाषा में सबसे बेस्ट एक्सप्रेसिव करता है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कई इस तरह के नाटक होते रहे। वहाँ हमने फिर रॉबिन दास के साथ भी काम किया, प्रसन्ना जी के साथ किया, और राम गोपाल बजाज साहब के साथ लोअर डेक्स किया मैक्सिम गोल्डी का। और उन्हीं दिनों फिर मेरे जीवन में एक संघर्ष भी आया कि मैं 3rd ईयर में था, और जैसे परसों शो है और आज खबर आई कि श्रीनगर में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मैंने बजाज साहब से कहा कि मैं आता हूँ लौट के फ्यूनरल करके। तो किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन बजाज साहब को विश्वास था कि आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी जेब से हमारी फ्लाइट का टिकट कराया दिल्ली से श्रीनगर। मैं गया वहाँ, पिताजी का अंतिम संस्कार किया हमने, और वापस की फ्लाइट से लौटे और फिर हमने शो किया। उस समय मैं 24 साल का था, और तब मुझे पूरा ये विश्वास हो गया था कि रंगमंच से मेरे को कोई बेदखल नहीं कर सकता। अगर मैं अपने पिता की मृत्यु के 48 घंटे बाद स्टेज पर खड़ा हो सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस तो थिएटर ही दे सकता है। इसलिए आजकल जो मैं सुनता हूँ कई बार कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे कजन का बर्थडे है, रिहर्सल में लेट आएंगे या जल्दी चले जाएंगे, तो बड़ी हंसी आती है। सही बात है। मेरे एक ही भाई हैं, मैं उनके विवाह को भी अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि उनका विवाह भोपाल के पास होशंगाबाद में था, और उसी दिन कांत जी ने प्रगति मैदान दिल्ली में शो रख दिया था। तो कांत जी ने कहा क्या करोगे तुम शादी में जाके, तो शादी तो भैया की हो रही है, भाभी तुम्हारे भैया को मिलेगी, और पैसा तुम्हारे पिता ही खर्च कर रहे हैं, तो तुम क्या लड़ुआ खाने जा रहे हो, तुम चलो दिल्ली। तो मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली के शो के बाद हमने कहा जाओ रिसेप्शन अटेंड करके आ जाओ। तो मेरा एक ही भाई है, उसको आज तक शिकायत है कि तुम मेरी शादी में नहीं आए यार। तो मैंने कहा तो रंगमंच के लिए जिसको कहते हैं जवानी में तप करना पड़ता है। सही बात, जवानी में सुख नहीं लूटे जाते, सुख तो बाद की बात है, पहले। अच्छा दादा, एक चीज यहाँ पे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। जैसे शुरू में ही आपने बताया कि आपके पास नौकरी के बहुत सारे ऑफर थे, और थिएटर का भी था, रंगमंडल का था जी। तो एक वो युवा का जोश था, मतलब ये था कि जुनून है कि मुझे थिएटर करना है, या फिर एक बिल्कुल सोची समझी वो चीज़ थी कि नहीं मुझे थिएटर में ही जाना है? वो क्षणिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस का वो निर्णय था। नहीं, वो असली में उस निर्णय का बीज बिंदु कह सकते हैं। हाँ, कि दिमाग में था कि नौकरी नहीं करनी है, थिएटर करना है जी। घर से भी कोई दबाव नहीं था कि तुम्हें नौकरी करनी है। तो मैंने निश्चय किया हुआ था कि मैं रंगमंच को अपना पूरा जीवन दूंगा, और मैं रंगमंच में लाइटिंग भी सीखूंगा, मेकअप भी सीखूंगा, एक्टिंग भी करूंगा, डायरेक्शन भी करूंगा, एक्टिंग भी पढ़ाऊंगा। मैं उसको समग्रता में जीना चाहता था। तो ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद है कि, और मेरे रंगगुरुओं का, कि मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग करने की इच्छा रखते हुए भी कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते, या अवसर नहीं मिल पाते, या एक समय के बाद वो थक जाते हैं जी। अभी भी मैं यहाँ सेंटर में काम करता हूँ जी। तो 4 ग्रुपों में काम कर रहे हैं, तो एक ग्रुप के साथ एक बार में काम हो रहा है ना, तो बाकी के लोग थक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं थकता। तो मैं सबके साथ, हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग यार जवानी में ही थोड़े बूढ़े हो रहे हो, मतलब पता नहीं 40 के बाद क्या होगा तुम लोग का, क्योंकि खान पान ठीक नहीं है, शायद नींद पूरी नहीं लेते शायद, फिर आजकल ये यूट्यूब और तो उसमें आदमी देर रात तक जागता रहता है, पढ़ता नहीं।
पढ़ा रहता है, पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं। मेरा एक शब्द है, पढ़ा रहता है, पढ़ता नहीं है। ये बढ़िया है। हाँ, तो ये युवाओं को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और युवा इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं जी। और मैं उनको एक किताबों की लिस्ट भी देता हूँ, देसी विदेशी नाटकों की, अभिनेताओं की आत्मकथाओं की। तो मैं पिछले बैच में भी जब आया था तब भी मैंने दी थी, अभी भी मैंने दी। एक बार बार ये चीज़ आती है, कई बार हमारे यहाँ भी कुछ गार्जियन आते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नाटक में ही आ जाए, थोड़ा गाना ही सीख ले। तो किसी भी कला को अगर हम लेते हैं, संगीत हो या अभिनय हो, विशेष रूप से हम अभिनय की बात कर रहे हैं आज, तो अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए, या कहें कि उस फील्ड में हम कुछ बेहतर कर सकें जी, उससे और पढ़ाई का जो हमारा रिश्ता है वो कितना गहरा है, उसके कितना ये बिल्कुल ऐसे ही है किसी अन्य प्रोफेशन की तरह। जी, आप 5 साल MBBS की थ्योरी क्लास भी अटेंड करते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर आप बनते हैं 15 साल प्रैक्टिस के बाद। इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं 5 साल, लेकिन जब आप 15 ब्रिज 20 सड़कें बना लेते हैं तब आपको इंजीनियर मान्यता मिलती है। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं संस्कृत नाटक कर रहा हूँ, नाटक आज के शब्दों में नाटक, अब मुझे ये नहीं मालूम कि 10 रूपक में से कौन सा रूपक है, तो मैं भगवत अजूगियम करूं या शाकुंतल करूं या मृच्छकटिकम करूं, मुझे तो अंतर ही समझ में नहीं आएगा। दूसरा, नाटक में गलतफहमी है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती। आप कोई नाटक करते हैं तो आपको उसका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इतिहास, संस्कृति, देश काल सब पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कॉस्ट्यूम डिजाइन भी करना चाहें तो गुप्त काल की कॉस्ट्यूम डिजाइन अलग थी, त्रेता युग की अलग थी, द्वापर की अलग थी, अभी की अलग है। आप फ्रेंच नाटक कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी का फ्रेंच नाटक अलग है, आज का फ्रेंच नाटक अलग है, जर्मन है तो जर्मन है। तो आपको तो विश्वव्यापी संस्कृति से अपने को जोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तब जाके पुख्ता उपस्थिति मंच पे हो पाएगी। हाँ, अदरवाइज वो क्या होता है कि फिर लोग मजाक में कहते हैं ना, बहुत ही नाटक करता है यार, ये नाटक नौटंकी वाला है, ये उसका दूसरा एक रूप, बहुत हल्का सा रूप ले लेता है। जबकि आप दुनिया में कोई भी अच्छा अभिनेता ले लीजिए, चाहे वो सिनेमा का हो या रंगमंच का हो, कोई मूर्ख व्यक्ति बड़ा अभिनेता आज तक नहीं बना। सही बात। दिलीप कुमार पढ़ते लिखते बहुत थे, अमिताभ बच्चन बहुत पढ़ते लिखते हैं, शाहरुख खान थिएटर्स के बैकग्राउंड से आए ना जी। आमिर खान बचपन से सिनेमा को बनते हुए देख रहे हैं। नसरुद्दीन शाह ने 3 साल NSD, 3 साल FTI, 6 साल का कोर्स किया है। ओम पुरी ने भी किया है, अनुपम खेर साहब ने भी किया है। बिल्कुल, पहले चंडीगढ़ में थिएटर ग्रुप में MA किया, फिर उसका NSD का किया। तो इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कम पढ़ा लिखा हो, ये बेहद पढ़े लिखे लोग हैं। होता ये है कि जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और इंटरव्यू देता है तो लोग उसकी सक्सेस स्टोरी को देखते हैं, उसके बैकग्राउंड और संघर्ष को नहीं देख पाते, जबकि हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। तो पढ़ाई लिखाई एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा दूर हो रही है। उसको क्या लगता है कि मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा। मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि गूगल भी हमारे तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने उसमें कुछ जानकारियां डाली। बिल्कुल। और अभी तो अमेरिका में 69 केसेस किए हैं एक अखबार ने वहां, कि गूगल गलत जानकारियां और गलत एल्गोरिदम भेजता है, और आपने जिस चीज को लाइक कर दिया फिर उसी के संबंधित आपको यूट्यूब चीजें ऊपर आने लगता है। तो इट बिकम्स अ बिग बिजनेस, और लोग समझ रहे हैं कि हम सब कुछ गूगल पे ढूंढ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सर्च करने के लिए पहले आदमी हिमालय जाता था, अब हिमालय नहीं जाता है तो गूगल पे ही जाता है। वो गूगल पे हिमालय देख लेता, कैलाश ये है, आदि कैलाश ये है, तुंगनाथ ये है, और वो कहीं उसको मालूम नहीं कि हिमालय का एरिया शुरू कहाँ से होता है। कश्मीर से लेके ये उत्तराखंड तक कहाँ से शुरू हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको पता ही नहीं है वो चीजें। बस वो जय माता दी डाल दिया है, वैष्णो देवी गया ही नहीं है, वो अमरनाथ गया नहीं है, वो बस वो गुफा के फोटोग्राफ लाइक कर रहा है वो। तो हम लोग एक बहुत ही वर्चुअल दुनिया में चले गए हैं, जहाँ झूठ परोसा जाता है और झूठ के साथ थोड़ा सा सच का तड़का लगा देते हैं। तो वो तड़के को देख के समझते हैं कि पूरी रेसिपी ही सच है। जैसे ये गुलाब का फूल है, अब ये गुलाब का फूल देख के ऊपर से ये भ्रम होगा कि ये गुलाब के पौधा है, लेकिन नीचे देखेंगे तो पोर्सलीन है, उसमें एक डंडी है, ये लगा दी है, बस ये है। तो हम लोग इसमें चले गए, हम लोग का एस्थेटिक्स और समझ इसमें चली गई। और ये भी शायद प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ये एक भ्रम पैदा कर दिया, भ्रम पैदा कर रहा है कि हम गुलाब सुनते हुए नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा दादा, इरफान आपके साथ रहे हैं। इरफान सिनेमा की दुनिया का एक बड़ा नाम, कम उम्र में ही बहुत बड़ा चले गए वो।
कभी इरफान ने नहीं कहा कि यार दोस्त मित्र चले आओ मुंबई? नहीं, असल में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग एनएसडी का इंटरव्यू देने गए थे जी, उस समय एफटीआई में एक्टिंग का कोर्स नहीं था, तो उसने उससे इंटरव्यू में पूछा कि आप एनएसडी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसने सीधा कहा कि मैं सिनेमा का बड़ा अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा आप सिनेमा करना चाहते हैं, आप एनएसडी क्यों आ रहे हो, फिर थिएटर में क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा कि अभी एनएसडी में एक्टिंग का कोर्स बंद है, अगर एनएसडी में एक्टिंग का कोर्स चल रहा होता तो मैं एनएसडी अप्लाई ही नहीं करता जी। तो एक ईमानदारी शुरू से। और मुझसे पूछा गया था कि आप रेपर्टरी कंपनी में काम करते हैं और लगभग 20-25 नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं और आपको 5,200 रुपए सैलरी भी मिलती है, और आप 400 रुपए की स्कॉलरशिप में यहाँ क्या करने आ रहे हैं? तो मैंने कहा चूंकि मुझे जिंदगी भर थिएटर करना है, इसलिए मुझे यहाँ में आ रहा हूँ। तो हम दोनों ने क्लियर रखा था और दोनों अपने रास्ते पे चले। बिल्कुल, ये बड़ी कभी दावा नहीं किया कि मैं थिएटर करूंगा, मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं सिनेमा में जाऊंगा। और हम लोग की दोस्ती शायद परवान इसलिए चढ़ी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इस मामले में अच्छे से समझते थे कि यार ये अलग है और मैं अलग हूँ, इसलिए ना तो कोई कंपटीशन की भावना थी। और जब वो सिनेमा में सक्सेसफुल हो गए, हमारा उससे पूरा फोन पर हमेशा संपर्क रहता था। वो कहाँ है, क्या शूट पे, वो भी भोपाल आता था, कौन सा प्ले कर रहा है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ग्रुप कैसा चल रहा है। तो वो नाटकों से प्यार करने वाला आदमी था, लेकिन उसने कैरियर के लिए शुरू से चुना था कि मैं सिनेमा पे ही जाऊंगा। तो वो तो अपनी अपनी चॉइस है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, लेकिन सब साइंस के ही स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल, वो अभिनय ही तो मूल है उसमें, अभिनय ही मूल है। दादा नट सम्राट की बात करते हैं कुछ, मैंने आपका वो नाटक देखा भी है। वो अंत आते थे उस नाटक का, जो क्लाइमेक्स जब आता है तो एक अभिनेता की जो चरम अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं परकाया प्रवेश, तो जो एक अभिनेता है, परकाया प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो कितना कठिन है, कितना मुश्किल है? वो बड़ा मुश्किल है जी। असली में क्या है कि मैं एक जगह और इंटरव्यू में भी ये बोल चुका हूँ कि गणपत राव बेलवलकर नट सम्राट की जो भूमिका है जी, वो कोई रेपर्टरी का एक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि रेपर्टरी में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 साल का। 6 साल में आप इतने बड़े अभिनेता नहीं बन सकते कि आप वो रोल निभा लो। आप ग्रुप थिएटर में भी करोगे तो आप बड़े होंगे, लेकिन आपके साथ काम करने वाले लोग उतने मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा है जिसने सफलता के शीर्ष भी देखे हैं, तो असफलता के गहराइयां भी देखी हैं। उसने जीवन में आपस में बहुत सुख भरे पल भी बिताए हैं, तो बहुत अपमानित भरे और गलत आरोपों वाले पल भी बिताए हैं। तो एक जीवन यात्रा के अनुभव जब तक नहीं होंगे रंग यात्रा के साथ, गणपत राव बेलवलकर का रोल करना मुश्किल है। इसलिए रोल लिखा ही गया है 60 साल के अभिनेता के लिए, ये रोल 40 साल के अभिनेता के लिए नहीं लिखा गया है। तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे रोल करने मिल गया। और जब ये करना शुरू किया तब मैं 57 क्रॉस कर रहा था। अच्छा, तो एग्जैक्ट सही उम्र में मुझे ये रोल मिल गया। एकदम वही जो चाहिए। पहले मिलता तो शायद नहीं कर पाता, हाँ। और आज से 5 साल बाद मिलता तो शायद मेरा शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि वो 2.5 घंटे उसमें लगता। दूसरा, मुझे लगता है कि गणपत राव बेलवलकर और डॉक्टर श्रीराम लागू और विष्णु वामन, ये जो शेरवाड़ी का नाटककार, मुझे लगता है कि ये तीनों की आत्माएं आती हैं मुझे, मैं सच में मानता हूँ। और उसके बाद मेरे को लगता है कि वो एक गन्ने की गंडेरी जैसे मुझे निचोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद मेरी बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। वो देखा मैंने कि उसके बाद फिर जो है मैं बात नहीं कर पाता उसके बाद, मैं घंटों रोता रहता हूँ उसके बाद, क्योंकि नाटक में नहीं रोना है, नाटक में नहीं रोना है, लोग रोते हैं बिल्कुल। तो वो पूरा दबाव हमारे ऊपर आता है, और जब नाटक समाप्त होता है तो मैं सिर्फ नहाता हूँ, रोता हूँ, कुछ खाता हूँ। और मेरे निर्देशक जयंत मेरे साथ हमेशा रहते हैं कि शो खत्म हुआ है, अब उसको सुलाने तक मुझे रहना है। अब ये भी एक सवाल कई बार लोग करते हैं कि भाई आप इसको 5-6 साल से कर रहे हो, तो 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो में तो भावनाओं का उत्कर्ष लाना अभिनेता के लिए आसान भी है, लेकिन लगातार हर शो में ऐसा कैसे हो जाता है? तो मैंने कहा यही मेरा बैकग्राउंड काम आता है रंगमंडल भारत भवन का, क्योंकि हम लोग वहाँ एक नाटक के 200 शो, 150 शो, 250 शो करते थे। मैंने कहा नट सम्राट के तो भी 50-60 ही हुए हैं, अभी आप रुको तो अभी 100 क्रॉस होने दो जरा, ये और अलग हाइट पे जाएगा। और हम लोग अलग अलग शोज में अलग अलग चीजें ट्राई भी करते हैं।
जैसे जबलपुर वाले शो में ये किया था कि नट सम्राट की उपाधि ऑडिटोरियम के बाहर दी गई मुझे, दर्शकों के सामने। अच्छा। और वहां से ढोल और बैंड के साथ में ऑडिटोरियम में आता हूँ, और फिर पर्दा गिरता, फिर साड़ी पहन के आता हूँ। अच्छा, वो नाटक एकदम अलग था। एक शो हमने उदयपुर में जब किया था, तब ये किया था कि जो नातिन है ना, नातिन अकेली स्टेज पे बैठी है और वो याद करती कि मेरे एक दद्दू थे, उन्हें नट सम्राट के नाम से जानते थे, तो नातिन की आंख से उसको शुरू किया गया। एक शो में मुझे जयंत ने कहा कि तुम्हारे पास अकेले में कुत्ता है, जब तुम सड़क पे हो तो कुत्ते से बात करो, उसको बिस्कुट खिलाओ, देयर इज नोबडी बट यू हैव टू डू इट। और जब भोपाल में पहला शो हो रहा था इसका, तो शो के 1 घंटे पहले वो आदमी मुझसे बोल रहा है कि तुम साड़ी पहन के आओगे। अच्छा, पहले से होता है यार, ये तो कुर्ता पजामा पहन लिया है मैंने। बोले इसी के ऊपर साड़ी पहनो। मैंने कहा क्यों? तो कोई कारण होगा। बोले प्रोफेशनल एक्टर रहा गणपत राव बेलवलकर, और मराठी और बंगला हर थिएटर में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेता निभाते थे। तो ये नट सम्राट की उपाधि लेके किसी शो से लौटा है, तो तब से वो साड़ी भी जुड़ गई उसके साथ। तो हर शो में अभी भी अलग अलग चीजें कुछ जोड़ते हैं। और इसकी मेरे अलावा हर कास्ट बदल चुकी है जी। सरकार बदल चुकी है, बहू बदल चुकी है, बेटी बदल चुकी है, नाते बड़ी हो जाती है, वो बदल जाती है, सड़क पे जूता पॉलिश करने वाला लड़का। और आजकल ग्रुप थिएटर में 5 साल आपके साथ कोई लगातार काम करेगा, ऐसा होता नहीं ना। हाँ बिल्कुल नहीं, अब तो 2 साल 3 साल के बाद फिर जो है चेंज हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 2-3 शो के बाद उनका पास एक बायोडाटा आ जाता है। हाँ, उसके बाद काम किया, फिर वो अगले बार होते सर हम थोड़ा मुश्किल है, घर में प्रॉब्लम है, किसी की खेत की फसल कटने लगती है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। लेकिन मुझे इसमें और फायदा ये होता है कि एक एक्टर के रूप में मैं भावनाओं के स्तर पे जड़ नहीं होता कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। कास्ट ही बदल गई ना, तो वो व्यक्ति बदल गया। तो वो संपर्क और संबंध फिर नए से आपको तलाशने पड़ते हैं। तो मेरे लिए अभी चीजें फिर वो रिकॉल होने लगती है अलग तरीके से। मेरे लिए अभी भी उतना ही फ्रेश है जितना पहले था, शुरुआत में जैसे जी उतना। एक चीज धीरे धीरे हम लोग अब समापन की ओर चलेंगे जी बिल्कुल। जैसे जो नए अभिनेता आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे बहाना भी है उनके पास। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक एक्टर जो है 30-35 साल के बाद उसके अंदर एक्टिंग की समझ आती है वास्तव में, और एक्टर अगर बनता है तो वो एक प्रोसेस के तहत, एक्टिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत आता है वो। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी में है हम लोग, तुरंत कुछ मिल जाए। तो उनको हम क्या सजेशन देना चाहेंगे आप कि कैसे क्या किया? ये बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, जैसे अगर ओरिजिनल चमड़े का जूता हो और आप पॉलिश लगाएं, पहले तो धूल साफ करें, फिर कपड़े साफ करें, फिर पॉलिश लगाएं, फिर उसको लेपें और फिर उसको घिसते हैं, तब वो चमड़े का जूता शाइन मारता है। बाकी दूसरे जूते भी हैं जिसपे आप इंस्टेंट वाला वो लगाएंगे तो थोड़ा चमक जाएगा, लेकिन वो मटेरियल ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता। क्योंकि जैसा आपने कहा कि 35 साल के आसपास एक्टर बनना शुरू होता है, ये बात हमारे समय के, हम लोग के समय के सबसे बड़े डायरेक्टर पीटर ब्रूक ने कही है। अच्छा। कि थिएटर में एक्टर बनता है 35 के बाद। तो उससे पूछा गया 35 के बाद क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? उसने कहा जब तक उसने शिक्षा नहीं ली, उसकी शादी नहीं हुई, उसको वैवाहिक संबंध और सेक्स के बारे में नहीं मालूम, प्रेम संबंधों में वो एक आध बार अस्वीकृत नहीं हुआ, एक आध बार वो लाइफ के अप एंड डाउन जानता ही नहीं है कुछ। और नाटक में रोल करने चला है कि मैं तो ये भुगता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, वो सर लफाजी है। बोले युवावस्था में हम काम सीखते हैं और दूसरे हमें प्रेरित करते हैं कि अच्छा काम कैसे किया जाए। और हाल ही में मैं एक नसीर साहब से बेंगलोर में मिला था पिछले साल, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, एक पेंटिंग फिनिश हो सकती है, फिनिश्ड पेंटिंग, फिनिश्ड पोइट्री, फिनिश्ड स्टोरी, लेकिन बोले एक्टिंग कभी फिनिश नहीं होती। उसमें हमेशा हर पल आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। एक रोल को तुम 40 साल करो तो 40 साल में वही थोड़ी करोगे जो तुमने पहले शो से कर रहे हो, बदलती रहती हैं बहुत। तो बोले जैसे लाइफ चलती है वैसी एक्टिंग की प्रोसेस चलती है। तो एक्टिंग नेवर फिनिश्ड, इट इज ऑलवेज अ ग्रोइंग मीडियम, ग्रो करता है। तो मैं इस बात को मानता हूँ जी। एक्टिंग जैसे कि प्रोसेस था, तो इसके ने भी बहुत सारे प्रोसेस बताए कि 15-16 टॉपिक बताया उन्होंने कि इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम जो है एक्टर बनने की प्रक्रिया में गुजरते हैं। अगर संक्षेप में हम कोई टिप्स देना चाहें कि मतलब अगर कोई एक्टर शुरुआत कैसे करे वो, और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी एक्टिंग के फील्ड में? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने काम के प्रति और अपने प्रति और अपने निर्देशक गुरु के प्रति, अपने ग्रुप के प्रति ईमानदार रहे। वहां अगर कहीं दोगलापन है
तो वो अपने माँ के दूध को झुठलाने जैसी चीज है। क्योंकि देखिए, हम लोग जब शौकिया रंगमंच से शुरू करते हैं तो हमारे पहले नाट्य गुरु वही लोग होते हैं, और वहाँ के जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वही हमारे मुख्य प्रशिक्षक होते हैं, जो हमें बताते हैं कि ऐसे करना वैसे नहीं करना। तो हम एनएसडी चले जाएं या राडा चले जाएं या नीडा चले जाएं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए हमारी जड़ें कहाँ हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। दूसरा, समाज का हर पल ऑब्जर्वेशन करना। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा ना ऑब्जर्वेशन, उसमें ये कहा है कि इंटरनल ऑब्जर्वेशन और आउटर ऑब्जर्वेशन। एक व्यक्ति बाहर से ऐसा दिख रहा है पर अंदर से वो क्या है, कैसा है। साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी होगा उसका, इमोशनल ऑब्जर्वेशन भी होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल देख लेते हैं, गेटअप ले लेते हैं। तो एक जीवन के प्रति जुड़ाव, समाज में होने वाले परिवर्तनों को ऑब्जर्व करना और अपने तई अपने काम के प्रति एक कमिटमेंट रखना, एक निष्ठा रखना और उससे जुड़े रहना, और ये पक्का मानना अपना टाइम आएगा जी। आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी का टाइम 3 साल में आ जाता है, किसी का 13 साल में, किसी का 30 साल में, लेकिन समय एक काल चक्र है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर आएगा, जो आज ऊपर है वो कल नीचे जा सकता है। और जैसे इरफान की बात की, तो इरफान ने शुरू के 6 साल किसको मालूम है कि वो कितना स्ट्रगल किया। एनएसडी का इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी वो रिलायंस के कॉल सेंटर में 6 घंटे काम करता था और 6 घंटे स्ट्रगल करता था। आज की पीढ़ी ये बात सोच नहीं सकती, नहीं सोच सकती है। वो तो केवल बाहरी तौर पे देख रहे हैं उनको। और 6 साल बाद उसको पहला जो ब्रेक मिला वो टेलीविजन पे मिला। फिर उसको सिनेमा वाले बोलते थे कि भैया ये बड़ा पर्दा है और तुम छोटे पर्दे के एक्टर हो, ऐसा उसने मुझे खुद बताया कि यार इंसल्ट करते थे। उसको सफल होने में लगे 12 से 13 साल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, 12 से 14 साल उसको लगे हैं। अब वहां हम सिर्फ अपने को लीप पोत के कपड़े पहन के चले जाएं, सोचें कि आई एम एन एक्टर, ऐसा कुछ होता नहीं। वो खरीदने बेचने का मामला है। वहाँ आदमी तौल तौल के देता है और तौल तौल के लेता है। सही बात। वहाँ कोई आपको सिखाने भी नहीं बैठा। वो तो सीखने के बाद की प्रक्रिया है। वो सिनेमा में आप आए हैं तो रंगमंच तपस्या करने की तपोभूमि है जी। और तपस्या के फल को एंजॉय करने का जो बाजार है वो है मुंबई में जाकर के। इसलिए मैंने अपने आप को कभी बाजार नहीं बनाया। ये बड़ी बात है। दादा एक चीज और कि जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, बहुत सारे ग्रुप है पूरे देश भर में हमारे, और वहाँ हर ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्टर, अच्छे एक्टर हैं, अच्छा एक्ट्रेस कोई ना कोई है, तभी वो ग्रुप आगे ग्रो करता है। लेकिन एनएसडी में हर साल हम 20 से 25 लोग ही जा पाते हैं। जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं और जिनका रंगमंडल से ही संबंध रह गया, किसी संस्था से जुड़े रह गए, वो उनके अंदर भी एक मलाल रहता है कि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जा पाए। उनको हम क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, काम तो जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीखेगा जी। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रतिष्ठान हमें अवसर देता है, हमें मौके प्रदान करता है, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत से रास्ते हैं। अगर आपका एनएसडी में सिलेक्शन नहीं होता तो एनएसडी के 6 सेंटर हैं, आप उसमें चले जाइए। आप श्री राम सेंटर रेपर्टरी में चले जाइए। आजकल हर छोटे बड़े शहर में केंद्रीय सरकार की ग्रांटों से पार्ट टाइम रेपर्टरी चल रही हैं, आप वहां जाइए। हमारे समय तो ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई वर्कशॉप थी, ना कोई रेपर्टरीज थी। बस एक ही था कि एनएसडी में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मालूम नहीं। और वो भी हमारे समय तो 17 लोगों का बैच हुआ करता था। 17 लोग क्या करते थे? हाँ, अब तो 26 लोगों का बैच है। तो एक बड़ा स्कोप तो बड़ा है जी। लेकिन आप अगर देखें तो आज की तारीख का अंतिम हिट एक्टर पंकज त्रिपाठी, और पंकज त्रिपाठी भी 2002 के या 3 के पास आउट। एक लंबा समय उनको भी लगा है। तो आज अगर आप ये सोचे कि मैंने एनएसडी पास किया और मैं ब्रीफकेस उठाऊं और मैं अंधेरी वेस्ट में उतर जाऊं और अगले दिन मुझे सुभाष घई या कोई देखेगा, अनुपम कश्यप देखेगा, अनुराग कश्यप देखेगा और मेरे ऊपर दृष्टि आ जाएगी, होता नहीं है। क्योंकि उन लोगों को भी समय लगा है। मधुर भंडारकर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने में 14 साल लगे हैं। क्योंकि डायरेक्टर हैं तो पहले डायरेक्शन सीखो, एडिटिंग सीखो, लाइटिंग सीखो, सब करना पड़ता है तो चीज। और जब अच्छा काम करोगे तब कोई दूसरा आपके ऊपर दांव लगाएगा, क्योंकि वो तो मार्केट है पैसे का भाई। वो थिएटर थोड़ी है कि एक हॉल किराए पे ले लिया अपन ने, चाय पी ली शाम को, रिहर्सल कर ली। वहां तो हर सेकंड हर चीज का पैसा लग रहा है। बिल्कुल। इसलिए वो थोड़े व्यवहारिक लोग भी होते हैं। तो ये ना सोचें कि मेरा कहाँ हुआ है या कहाँ नहीं हुआ। आप जहाँ हैं वहां रह के अच्छा काम कर सकते हैं। हबीब तनवीर के ग्रुप से गोविंद राम और फिदा बाई ऐसे एक्टर आए जो गाँव से आए और जिनकी कोई व्यवहारिक शिक्षा दीक्षा मंच में नहीं थी,
लेकिन हबीब साहब के साथ 25 साल काम करने के बाद वो लोग एसएनए अवार्ड और पद्मश्री तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बिल्कुल। तो और वो वहीं रह गए, छत्तीसगढ़ में ही काम करते रह गए, कहीं नहीं गए वो, कहीं नहीं वो। गए। रतन थियम ने मणिपुर कब छोड़ा? रतन दा ने कभी मणिपुर नहीं छोड़ा, वो एमएसडी करने के तुरंत बाद मणिपुर चले गए और आज भी मणिपुर में ही। हबीब साहब खुद राडा से आके गए। तो आपको उत्पल दत्त और शंभू मित्रा कहाँ गए बंगाल छोड़ के? हम लोगों को क्या लगता है हमारा शहर छोटा है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अरे तो वहाँ बहुत से लोग भी हैं जो तुमसे बेहतर हैं। यहाँ हो सकता है तुमको कोई पहचान दे भी रहा हो, वहाँ हो सकता है तो बोलेगा गुम हो जाओ, पहचान कौन तू कौन, है ना? तो इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है। और किस चीज की जल्दी है? मतलब आजकल तो कई लोग ऐसे हैं कि मैं किसी से मिला तो उसने कहा कि सर मैं अगले साल बॉम्बे चला जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले शाहरुख खान बूढ़े हो रहे हैं। मैंने कहा शाहरुख खान बूढ़े हो रहे हैं तो तुम्हें काम मिलने की क्या संभावना है? वो तो गया था 23 साल की उम्र में ही ना। तो 23 साल से 57 साल की उम्र तक वो एक्टिंग कर रहा है भाई रोज। आप क्या सोच रहे हो कि मतलब चेहरे मोहरे के दम पे काम मिल रहा है कोई? ये सब गलतफहमियां जो है दूर होनी चाहिए। प्लास्टिक सौंदर्य से दूर रहिए, प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हो। गुलाब का एक उदाहरण है ये सामने हम लोग के। बहुत सारी बातें हैं दादा। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा आपसे। सोलो एक्ट भी आप करते हैं, बहुत सारे नाटक आपने किए हैं, तो थिएटर में एक चीज आती है कि मतलब एक्टर इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर इम्पोर्टेंट है या ग्रुप इम्पोर्टेंट है? दरअसल एक्टर, डायरेक्टर और दर्शक तीनों बराबर रूप से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सोलो नाटक जो मैंने पहला किया, मैंने 3 साल रंगमंडल और 3 साल एनएसडी और 3 साल फिर फ्रीलांसिंग, 9 साल के बाद पहला सोलो किया। इसलिए नहीं किया कि मुझे शौक है अपने को हाईलाइट करने का। सोलो करने के लायक जब मैं समझने लगा अपने को, या लोगों ने कहा कि तुम कर सकते हो, तो पहला वो भी मैंने निर्मल वर्मा का 1.5 इंच ऊपर किया था। फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया, तो कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, भगवान जब तक अलाउ करेगा। दरअसल सोलो नाटक हम करते हैं, सोलो कुछ होता नहीं है। अगर आप अकेले अभिनय करते हैं तो आपको देखने वाला एक दर्शक चाहिए, कम से कम एक गेट पे चाहिए टिकट फाड़ने वाला, एक साउंड वाला, एक लाइट वाला, तो 5-6 तो ऐसे ही हो गए। तो सोलो कुछ होता नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये एक एकल प्रस्तुति है। एकल प्रस्तुति है ये, जिसको 4, 6, 8, 18 अभिनेता या अभिनेत्रियां नहीं कर रहे हैं, एक ही अभिनेता कर रहा है। लेकिन वो अकेला कर रहा है और वो अकेला ही रंगमंच कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे दश रूपकों में भांड इसका उदाहरण है, सोलो एक्टर का। तो ये तो ईसा पूर्व 300 साल से हो रहा है। हाँ, कोई नई चीज नहीं कर रहे हम लोग। और जिसको आज हम बोलते हैं कि नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेज, ये भी दश रूपक में वीथी नाटकम के नाम से स्थापित है। वीथी का मतलब सड़क। तो हम जो कर रहे हैं उसमें नया कुछ नहीं है, करने के ढंग में नया तरीका अलग अलग है करने का, बाकी चीजें पहले से हैं। तो अलकाजी वही कहते थे कि थिएटर इज अ सर्च, कॉन्टिन्यूअस सर्च, एंड सर्च फॉर ए रिसर्च, एंड आफ्टर रिसर्च देयर इज अ न्यू सर्च। रिसर्च के बाद न्यू सर्च, फिर नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है रिसर्च, पुनः खोजा गया। वो चीज है पहले से, आपने खोजा भी है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पहले से था ना, तभी तो खोजा उसने, तभी तो खोजा। तो हम जिस चीज को जानते हैं उस चीज को हम ज्ञान बोलते हैं, जिस चीज को हम व्याख्या दे देते हैं उसको हम विज्ञान बोलते हैं, और जिस चीज को हम सिर्फ समझाते हैं वो उसको हम दर्शन कहते हैं। और उसके बाद जब चीजें और आगे चली जाती हैं तो वो आध्यात्म के स्तर पे चली जाती है। तो मैं आध्यात्मिक अभिनय की ओर ज्यादा जोर दे रहा हूँ इन दिनों अपने को। दूसरे अपने अपने रास्ते पे चले। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, आलोक दास से बहुत सारी बातें हुई अभिनय के बारे में और इनकी जो प्रक्रिया रही है जीवन की, थिएटर की, उसके बारे में। और निश्चित रूप से ये बातचीत आपको अच्छा लगेगा, हमें विश्वास है। और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम अगला संवाद भी आपके सामने लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय रंगमंच।